गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में स्वागत है मेरे भाई। हाँ, मैं आंख नहीं मार रहा, ये तुम्हारे भाई बंधुओं ने मेरी आंख की साका माका नाका साकी कर दी, पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है मेरे भाई, चलो कोई बात नहीं, इससे अपन को कोई काम नहीं है। आंख से मुझे देखो मत देखो, बोर्ड को देखोगे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, रुक नहीं सकते ना। कह तो रहा हूं मैंने भाई, तुमसे कह तो रहा हूं, मेरी टांग टूट जाए, मेरे पैर कट जाए, मेरे हाथ कट जाए, मेरे यहां से यहां तक का शरीर चला जाए, मैं क्लास लूंगा। मैं क्लास लूंगा, मतलब लूंगा। मस्ट लगा दो तुम मेरे आगे, ठीक है ना। मैं मर भी गया तो भूत बन के तुम्हारी क्लास लूंगा तो तुम्हारी क्लास चलेगी मेरे भाई, ठीक है। चलो बताएं कैसे हैं सभी। ना तो लिया ना लाएगा मैं, ये तो देखो शकल ही ऐसी है, क्या 12 बजे पड़े हैं और ये आंख वाँख नहीं मार रहा ना लाए को। तो क्या तुम्हारे भाई बंद है ना, ये रात को इन्होंने ले ली। चलो ठीक है मेरे भाई, चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज की क्लास चौथा चैप्टर चल रहा था। देखो आज शनिवार हो चुका है, कल अपनी संडे की क्लास है, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो मैं लेके आऊं, ठीक है। सेकंड चैप्टर के भी रह रहे थे और थर्ड चैप्टर के भी रह रहे थे ना। चलो अम्ल क्षार वाला और ठीक है। चलो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक अपना चौथा चैप्टर चल रहा था। बताओ चल रहा था कि नहीं चल रहा था? हाँ सर चल रहा था। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं भाई। कार्बन एवं इसके यौगिक मतलब कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं इसमें अपन ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने देखो, रिवीजन कर रहा हूं, स्पीड से सुनते जाएंगे ओनली, ठीक है। कार्बन की बात की, कार्बन एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 6 है तथा इसे C से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन की विशेषताओं की बात करें तो कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन अपनी चारों संयोजकता पूरी करने के लिए यौगिकों के साथ एकलाबंध, द्विआबंध तथा त्रिआबंध बनाकर नए यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक है मेरे भाई, 6C12, 6C13, 6C14, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में अपन ने बात की आगे समस्थानिक के। समस्थानिक होते क्या है? तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है मेरे भाई? भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब कि इनका स्थान समान होता है, मतलब परमाणु क्रमांक समान होता है। 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिटियम बोलते हैं। संभारिक की बात करें तो वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो तथा परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 6C14, 7N14 आदि, ठीक है मेरे भाई। कार्बन में आबंध की बात करें तो सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, लेकिन सहसंयोजी आयन के बारे में पढ़ लेते हैं कि आयनिक यौगिक, देखो भाई आयनिक यौगिक के नाम से पता चल रहा है जिसमें आयन हो। तो आयनिक यौगिकों के अलावा ऐसे अनेक यौगिक होते हैं जिनमें आयन नहीं होते, जैसे कि अपने पास हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया आदि। इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता की साझेदारी, मतलब एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा संपन्न होती है। कि भाई ने क्या कहा है? आबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता, एक या एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या होती है मेरे भाई? संपन्न होती है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या होती है मेरे भाई? संपन्न होती है, ठीक है। आगे देखेंगे अपन, आगे देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे अपन ने क्या पढ़ा था। आगे अपन ने पढ़ा था सहसंयोजी आबंध के बारे में। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म या जोड़े की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध क्या कहलाता है? सहसंयोजी आबंध कहलाता है मेरे भाई। उदाहरण के लिए अपन देखेंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजी आबंध बना है। क्या बना है? सहसंयोजी आबंध बना है। सहसंयोजी आबंधों के गुण के बारे में बात करें तो इनका अंतराण्विक बल बहुत कम होता है, लेकिन ये भीतर से क्या होते हैं मेरे भाई? बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। इनका गलनांक और कथनांक भी उच्च होता, निम्न होता है। ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। हाइड्रोजन के अणु की बात करें मेरे भाई, हाइड्रोजन के अणु की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अतः इसके K कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तथा इसके K कोश को भरने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि K कोश में अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। उसकी क्षमता कितनी है? उसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉनों की है। तो कितने, मतलब कितने भर सकते हैं मेरे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है और 1 इलेक्ट्रॉन हमको और आवश्यकता पड़ेगी। अतः हाइड्रोजन के 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं मेरे भाई। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। H और H मिलकर इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी और सहसंयोजी आबंध बनाएंगे और इस तरीके से हाइड्रोजन का अणु बन जाएगा।
क्लोरीन के अणु की बात करें तो क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं भाई। क्लोरीन के एक अणु में कितने होते हैं? क्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं। 2 क्लोरीन परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 क्लोरीन परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी करता है। यहां पर देखो भाई, क्लोरीन और क्लोरीन ने इस तरीके से साझेदारी की है और क्या बनाया है? सहसंयोजी आबंध बनाया है और ये क्या बना दिया? क्लोरीन का अणु बना दिया मेरे भाई। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन के अणु की। तो ऑक्सीजन के अणु में जो होगा मेरे भाई, मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी वाले होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे भाई? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और इन 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर कितने आबंध बनेंगे? 2 आबंध बनेंगे। इसलिए ऑक्सीजन के बीच में 2 आबंध पाए जाएंगे। कितने आबंध पाए जाएंगे मेरे भाई? 2 आबंध पाए जाएंगे। ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु आबंध बनाते समय 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तथा द्विआबंध बनाते हैं। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी और ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके इस तरीके से सहसंयोजी आबंध बनाएंगे। आबंध को बंध भी बोल देते हैं मेरे भाई। आप अगर इसमें से आबंध में से आ भी हट जाएगा ना तो भी वही बात है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? ऑक्सीजन का अणु बन जाता है मेरे भाई। क्या बन जाता है? ऑक्सीजन का अणु बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे भाई? ऑक्सीजन का अणु बन जाता है, ठीक है मेरे भाई। नाइट्रोजन की बात करें मेरे भाई, नाइट्रोजन की बात करें तो जैसे इसमें 2-2 की साझेदारी हुई है, इसी तरीके से नाइट्रोजन में 3-3 की साझेदारी होगी, क्योंकि यह परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 7 होता है। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तो भरे जाएंगे के कोश में, लेकिन एल कोश में एल कोश में इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जो कि इसके अष्टक को पूरा नहीं करता। इसलिए इसके अष्टक को पूरा करने के लिए या उत्कृष्ट गैस की विन्यास की स्थिति में लाने के लिए यह क्या करता है? यह 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है मेरे भाई। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के बाद में इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, मतलब इसके कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो देखिए बात करते हैं नाइट्रोजन का अणु। तो नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच एक त्रिआबंध बनता है या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है। इन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन से क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का परमाणु है और ये परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस तरीके से सहसंयोजी आबंध बना लेते हैं और इन सहसंयोजी आबंध को बनाने के बाद में नाइट्रोजन का अणु बन जाता है। तुम बोलोगे सर ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे हमने पढ़ा मीथेन का अणु और मैंने इसमें बताया था तुम्हें कि ये मीथेन के अणु में मेरे भाई ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो मीथेन का सूत्र और एक मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। मीथेन के अणु की बात करें तो मीथेन कार्बन का एक यौगिक है बेटे मेरे भाई, ठीक है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में बहुत अधिक होता है। तो मीथेन गैस जो होती है इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और ध्यान रखेंगे कहां से निकलती है? दलदली भूमि से निकलती है। कहां से निकलती है? दलदली भूमि से। जहां पे दलदल होता है वहां से मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। गाय के गोबर से मीथेन गैस प्राप्त होती है। धान के खेतों से, धान के मतलब जो चावल वाले खेत होते हैं, चावल के जो खेत होते हैं वहां से भी ये क्या होती है भाई? सबसे अधिक मात्रा में गैस निकलती है मीथेन गैस, ठीक है मेरे भाई। हो तुम्हारी किताब में है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूं। दलदली भूमि से निकलेगी, धान के खेतों से निकलेगी, गोबर से निकलेगी। तो ये कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है मेरे भाई। ध्यान से देखेंगे, वो पूछ लेता है कई बार कि गोबर गैस का मतलब मुख्य घटक क्या है, तो उसमें मीथेन बताएंगे। क्या बताएंगे? मीथेन या मेथेन बताएंगे। तो मीथेन का सूत्र CH4 होता है। इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त करने के लिए कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ कर लेता है। कैसे कर लेता है मेरे भाई? देखो यहाँ पे कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये कार्बन था, ये 4 हाइड्रोजन था। चारों हाइड्रोजन को एक अणु और इस कार्बन के 4 अणु, हाइड्रोजन को पूरा अपना कोश पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की आवश्यकता थी। इसलिए हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, इसीलिए दूसरे से कर ली, तीसरे से कर ली, चौथे से कर ली। तो हाइड्रोजन ने अपनी संयोजकता पूरी कर ली और कार्बन को 4 की जरूरत थी, तो इस कार्बन ने इन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनों के साथ में साझेदारी कर ली और इस तरीके से CH4 की संरचना बना दी और मीथेन का क्या बना दिया मेरे भाई? अणु बना दिया। क्या बना दिया? मीथेन का अणु बना दिया। आगे बात करते हैं अपर रूप की मेरे भाई। कार्बन के अपर रूप, तो अपर रूप होता क्या है? तो किसी तत्व के वे भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं मेरे भाई? भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं मेरे भाई। कितने अपर रूप होते हैं? 3 क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। हीरे की बात करें तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है मेरे भाई। कैसी संरचना का निर्माण करेगा? दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय। कितने आयाम? आयाम का मतलब 3D, आयाम का मतलब क्या है? डी का मतलब डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब विमा या आयाम, और 3 का मतलब क्या है? 3। तो इसको अपन त्रि बोलते हैं संस्कृत में, तो इसको बोलेंगे त्रिआयामी
चतुष्फलकीय संरचना का क्या करता है मेरे भाई, निर्माण करता है। यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है मेरे भाई। यह क्या है, कार्बन का अति शुद्ध रूप है। यह विद्युत का कुचालक होता है मेरे भाई। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। यह कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च ताप पर उपचारित करके संश्लेषित किया जाता है। किस पे संश्लेषित किया जाता है मेरे भाई, इसको उच्च ताप पर और उच्च दाब पर क्या किया जाता है, इसको संश्लेषित किया जाता है। ये अपने पास हीरे की संरचना हो गई जो कि मैंने तुम्हें बनाकर बताई थी। इसके बाद में हम आ जाते हैं ग्रेफाइट के बाद में। ये कौन से अपर रूप, ध्यान से समझेंगे, क्रिस्टलीय अपर रूप मेरे भाई, ठीक है। तो सर दूसरे कौन से होते थे, दूसरे अमोर्फस होते थे जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको जो पढ़ना है वो क्रिस्टलीय रूप पढ़ना है मेरे भाई। क्या पढ़ना है, क्रिस्टलीय अपर रूप पढ़ने हैं। तो देखेंगे मेरे भाई, यह भी कार्बन का एक अपर रूप है जो कि काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। कैसे रंग का होता है, काले धूसर रंग का। जो भाई अपने रूल होती है ना, रूल की जो नुक होती है, रूल की जो नोक होती है मेरे भाई, जिसको हम लिखने में काम में लेते हैं, वो ग्रेफाइट की होती है। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तुमने बहुत सारी रीलों में देखा होगा कि इस तरीके से यहाँ पे एक तार बांध देते हैं, एक तार यहाँ पे बांध देते हैं और उसको एक सेल से जोड़ देते हैं और वो यहाँ पे क्या होने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है, या फिर मतलब क्या हो जाती है, गर्म होने लग जाती है। कई बार तुमने देखा होगा कि उसको सोल्डरिंग करने के लिए भी काम में ले लेते हैं। किसके लिए काम में ले लेते हैं, सोल्डरिंग के लिए भी काम में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि विद्युत का चालन कर रहा है, ऊष्मा का क्या है, वो सुचालक है। तो वो क्या करता है, ग्रेफाइट क्या करता है बेटा, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। मतलब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो देखेंगे जो कि काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो चिकना, फिसलनशील तथा चमकदार होता है। चिकने का मतलब जैसे तुम उसके इस नोक को इस तरीके से पकड़ोगे, इस तरीके से देखोगे तो तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे चिकना है, बिल्कुल ठीक है। फिसलनशील, तुम्हारी अंगुलियां फिसलने लग जाएंगी। चमकदार की बात करेंगे तो मैंने नाखून पर नैल पेंट की तरह लगाकर बताया था तुम्हें कि इसको नैल पेंट की तरह लगाओगे तो वो कैसा लगेगा भाई, चमकदार होगा, ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है मेरे भाई। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक का मतलब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ, देखो ये वाली जो संरचना वाली जो लाइन है ना, वो सारी चीजों मतलब वो तीनों चारों को ही समझनी है तुम्हें। तीनों संरचनाओं की बातें जो हैं वो तुम्हें आनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। एक ही तल का मतलब है मेरे भाई, ये इस तरीके से एक तल है और इस पर क्या हो रहा है, ये आबंधन हो रहा है एक तरीके से, ठीक है मेरे भाई, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। व्यू का मतलब है दृश्य मिलता है, षटकोणीय व्यू। अब देखो इस पे षटकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, तुम बोलोगे हाँ सर षटकोण बन रहा है, ठीक है। इसमें एक जो आबंध होता है वो कैसा होता है, द्विआबंधी होता है मेरे भाई। कैसा होता है, द्विआबंधी होता है। कैसा होता है, द्विआबंधी होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे देखेंगे फुलरीन की संरचना की बात करें तो फुलरीन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। यह गोल गुंबद के समान होती है। कैसी होती है, गोल गुंबद के समान होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पर यह नाम, ये मतलब इसका नाम पड़ा है, ठीक है। C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। यह भी कार्बन का अपर रूप है। क्या है बेटा, कार्बन का अपर रूप है, ठीक है मेरे भाई। चलो देखें अब आगे बढ़े मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है मेरे भाई, इसके आगे बढ़ते हैं अपन ने, और आगे क्या देखा था उसको समझेंगे। थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है ना। चलो देखो मेरे भाई, इसके आगे अपन ने क्या पढ़ा था, ये कार्बन का ही अपर रूप है मेरे भाई। किसका अपर रूप है, कार्बन का। और ये इस तरीके से मैंने तुम्हें इसकी संरचना दिखाई थी तीनों की, जो कि मैंने किताब से ली है मेरे भाई, ठीक है। इसमें मैंने हीरे की दिखाई है। देखो मैंने क्यों लिया ये, ताकि तुम्हें समझा सकूं। बनाई मैंने खुद हाथों से है क्योंकि तुम भी बनाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तुम इनमें से मतलब तुम सोचोगे हाँ किताब में से देख लेंगे, देखना नहीं है मेरे भाई। मैंने हाथों से बनाया है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से तुमसे कि मैंने हाथों से बनाया है और तुम भी हाथों से बनाओ, ठीक है। चलो ये किसकी संरचना हो गई, ग्रेफाइट की, और ये किसकी हो गई, बकमिंस्टर फुलरीन की संरचना हो गई।
संतृप्त यौगिक की बात करते हैं। संतृप्त यौगिक क्या होते हैं? जिनमें एकल आबंध पाया जाता है। संतृप्त यौगिक जिनमें एकल आबंध पाया जाता है। असंतृप्त यौगिक जिनमें द्वि आबंध या त्रि आबंध पाया जाता है। संतृप्त यौगिक की बात करें तो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। मतलब इनमें एक ही आबंध पाया जाएगा, एक ही बॉन्ड पाया जाएगा। असंतृप्त यौगिकों की बात करें तो द्वि आबंध या त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं मेरे भाई। क्या कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। यहां पे तुम देखोगे कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब द्वि आबंध है, और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब क्या है? आबंध। बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आबंध बोलते हैं। तो यहां पे त्रि आबंध है मेरे भाई। क्या है? त्रि आबंध है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या यहां तक किसी को? तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। संतृप्त यौगिक है, संतृप्त यौगिक के बाद में अपन आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन पर। किस पर आ जाते हैं? हाइड्रोकार्बन पर आ जाते हैं और देखेंगे भाई कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा CH4 जिसको हम मेथेन बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? एथीन बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको क्या बोलेंगे? एथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? C2H2, ठीक है, CnHn CnH2n, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। और इस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे तो ये एथाइन हो जाएगा आदि, ठीक है। IUPAC की बात करें तो ये आपको याद रखना है बेटा, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे IUPAC की बात करते हैं। IUPAC का पूरा नाम पूछता है मेरे भाई। क्या पूछता है? IUPAC का पूरा नाम पूछता है। तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, देखो फिर से याद करेंगे, अपन ने कल भी याद किया था। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया भाई? ये हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हिंदी में बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ, ठीक है। ये इसका पूरा नाम हो गया। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जैसे कि एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया एवं एल्काइन, इनका नामकरण निम्न प्रकार किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो ध्यान से समझेंगे। हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न लगता है। यह किसके ऊपर लगता है बेटा? जब भी यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक में जितने कार्बन के परमाणु होंगे, जितने भी कार्बन के परमाणु होंगे, उन कार्बन परमाणुओं के आधार पर हम क्या करेंगे? इनके पूर्व लग्न का निर्धारण करेंगे। पूर्व लग्न का क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा जाता है। देखो जब कार्बन में कार्बनों की संख्या देखेंगे, किसी यौगिक में कार्बनों की संख्या देखेंगे तो क्या लगाएंगे? पूर्व लग्न लगाएंगे। और अगर आबंध की बात करेंगे, अगर आबंध देखेंगे उनके पीछे, तो उनमें जो आबंध होंगे उनके आबंधों के आधार पर हम क्या लगाएंगे? अनुलग्न लगाएंगे मेरे भाई। क्या लगाएंगे? अनुलग्न लगाएंगे। पूर्व लग्न की बात करें तो जो आगे जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? पूर्व लग्न कहलाते हैं। जैसे कि मेथ, एथ, प्रोप आदि, ठीक है। और जो पीछे जुड़ते हैं उनको बोलते हैं एन, इन और आइन, मतलब जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनेंगे कि सर ये लिखेंगे कैसे? आपने तो बता दिया मेथ, एथ, प्रोप और ये होंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे पूर्व लग्नों का निर्धारण। एक बार हेडिंग डालेंगे सभी, पूर्व लग्नों का निर्धारण लिखेंगे। पूर्व लग्नों का निर्धारण लिखेंगे। पूर्व लग्न का निर्धारण, ठीक है मेरे भाई। हेडिंग डालेंगे पूर्व लग्न का निर्धारण। पूर्व लग्नों का निर्धारण, पूर्व लग्नों का निर्धारण, पूर्व लग्नों का निर्धारण, ठीक है मेरे भाई। इन पूर्व लग्नों का निर्धारण इनमें लिखेंगे मेरे भाई। ये अच्छे चल रहा है भाई पेन आज, सर ने मस्त कर दिया इसको, ठीक है। पूर्व लग्नों का निर्धारण, ठीक है मेरे भाई। समझने का प्रयास करेंगे और समझते चलेंगे साथ साथ कि सर कैसे होगा पूर्व लग्नों का निर्धारण। जब ये पूर्व लग्नों के निर्धारण की बात करेंगे तो अपन इस तरीके से लिखेंगे। देखो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करूं,
ओप ब्यूट हेक्स हेप्ट ओक्ट। रुको एक बार, इसको भाई अगले पेज में लिखेंगे अपन, ठीक है, अगले पेज में लिखते हैं इसको, अगले पेज में लिखना पड़ेगा भाई, इसमें आएगा नहीं वो, ठीक है ना। चलो अगले पेज में लिखेंगे मेरे भाई, अगले पेज में लिखेंगे पूर्व लग्नों का निर्धारण। पूर्व लग्नों का निर्धारण, पूर्व लग्न का मतलब जो पहले जुड़ते हैं उनका कैसे निर्धारण होगा, इस बारे में अपन बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो कैसे लिखेंगे देखेंगे, समझ में समझेंगे भाई थोड़ा सा, क्या मेरे भाई। चलो देखो क्या लिखेंगे इधर है, एक तरीके से टेबल बना लेंगे अपन और लिखेंगे अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, एक टेबल ले लेता हूं चलो तुम्हारे लिए। लिखेंगे एक दो, आठ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो देखते हैं मेरे भाई, इसमें देखेंगे अपन, ठीक है। दिख रहा है ना सभी को यहाँ पे, कोई बात नहीं, दिखेगा अभी, लिखा ही नहीं है नालायक को, दिखेगा कहाँ से। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। पूर्व लग्नों का निर्धारण, और इसमें अपन इस टेबल को कर रहे हैं सेट, जाएगा ना भाई यहाँ से। चलो देखते हैं अपन, क्या हो गया। आई तो भाई थोड़ा सा, काय को ये तो बिगड़ जाता है सिस्टम। क्या आप आधा घंटा तो इसी में, क्या करूं, करूं तो दिक्कत, करूं तो दिक्कत।
चलो कोई बात नहीं। तो अब लिखते हैं भाई, है ना, अब लिखते हैं, तैयार है सभी? चलो लिखेंगे इसमें, अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, फिर लिखेंगे अणु में कार्बन परमाणु की संख्या। ये दिख जाएगा ना भाई मेरे भाई, देखो अणु में दिख रहा है मेरे भाई, ब्लैक से ही लिखूं? अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है मेरे भाई, अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है, और इनकी क्या लगेगा इसके साथ साथ, ये क्या होगा, इसका पूर्व लग्न होगा मेरे भाई, पूर्व लग्न, ठीक है। तो देखो यहां पे तो अपन कार्बन में परमाणु के अणु में कार्बन परमाणु की संख्या देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि इसमें इसमें कितना है मेरे भाई, इसमें मान लो ये C1 है, इसमें C2, 2 का मतलब है मेरे भाई इसमें 2 है कार्बन। अगर कार्बन की संख्या 3 हो, कार्बन की संख्या इस तरीके से 4 हो, या कार्बन की संख्या 5 हो, या कार्बन की संख्या 6 हो, कार्बन की संख्या 7 हो सकती है, कार्बन की संख्या 8 भी होगी, और कार्बन की संख्या 9 भी होगी, और कार्बन की संख्या 10 भी हो सकती है, ठीक है। चलो क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। तो कार्बन C1, अब ये चलो C1, ये C2, ये C3, ये C4, से नहीं बैठ रहा भाई मेरा, देखो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 1 2 3 4 5 6, गलती तो नहीं होगी देखना भाई, 7 8 9 और C10, ठीक है मेरे भाई। इसमें एक को हटाना पड़ेगा, तो ये लो मैं हटा, ठीक है, लो चलो C10 हो गए, देखो भाई इस तरीके से तुम्हारी ये, नालायक को यार, ये तो सिस्टम ही खराब लगता है मुझे। अब पता नहीं क्या हो गया इसमें, सीख जाऊंगा भाई थोड़े दिनों में, है ना, तो लोड मत लो तुम। ये हो क्या रहा है मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। नालायक को भाई, इसके बाद में मैं कभी भी नहीं लूंगा अब इसको, ये ना मजे लेती है पूरी की पूरी। देखो मेरे भाई, ये तुम्हारे पास C2 हो गया था, ये C3, ये C4, 5 6 7 8 C9 और C10, ठीक है। चलो अब देखो, अगर कार्बन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, तो क्या करेंगे? तो मेरे भाई अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको बोलेंगे अपन क्या, मेथ, क्या बोलेंगे मेरे भाई, मेथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथ लिखेंगे। कार्बन की संख्या अगर 1 होगी तो बोलेंगे मेथ,
2 होगी तो बोलेंगे एथ, ठीक है। 3 होगी तो बोलेंगे मेथ एथ प्रोप, क्या बोलेंगे प्रोप, ठीक है। 4 होगी तो क्या बोलेंगे ब्यूट, क्या बोलेंगे ब्यूट बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है ब्यूट। 5 होगी तो पेंट, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। 6 होगी तो हैक्स, ध्यान रखेंगे 6 के लिए हैक्स होगी और 7 के लिए हैप्ट होगी, दोनों को ध्यान से समझेंगे। 6 के लिए हैक्स है और 7 के लिए हैप्ट है। 8 के लिए ओक्ट होगी मेरे भाई, ओक्ट होगी। 9 के लिए नॉन होगी, क्या कर दिया, 6 के लिए क्या है भाई हैक्स है और 7 के लिए क्या होगी हैप्ट होगी मेरे भाई, क्या होगी हैप्ट। ये चल ही नहीं रहा, क्या हो गया भाई इसमें, हैप्ट हो गई। 8 के लिए ओक्ट होगी मेरे भाई। अब इस सारणी को काम में ही ले लेंगे अपन, ये तो बन जाए बस एक बार। ये नालायक को बहुत टाइम खराब कर देती है अपना। नॉन हमेशा ही है ना, हर क्लास में ही ऐसा करती है। डेक लेंगे, 10 के लिए कितना लेंगे डेक, दस के लिए क्या लेंगे डेक लेंगे। तो देखो मेरे भाई अब बन गई है ना, अब इसको छेड़ूंगा नहीं मैं। लो चलो देखो मेरे भाई, ये है पूर्व लग्नों का निर्धारण। क्या है पूर्व लग्नों का निर्धारण मेरे भाई, क्या है पूर्व लग्नों का निर्धारण, मतलब पूर्व लग्न लगेंगे कैसे। मैंने बताया तुम्हें कि हम क्या करते हैं, किसी भी अणु में कार्बनों के परमाणुओं की संख्या को देखकर हम उसमें पूर्व लग्नों का निर्धारण करते हैं, मतलब कि पूर्व लग्न लगाते हैं। तुम बोलोगे सर पूर्व लग्न लगाते तो हैं, लेकिन लगाते कैसे हैं, तो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। क्या करते हैं अपन, समझेंगे। अगर कार्बन की संख्या 1 होती है, ये जो नीचे लिखी हुई है कार्बन की संख्या बता रही है भाई, ठीक है ना। अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो लिखेंगे मेथ, 2 होगी तो लिखेंगे एथ, 3 होगी तो लिखेंगे बेटा प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स लगेगा। ध्यान से समझेंगे, ये हैक्स है, हैक्स क्या है हैक्स, ठीक है। 7 के लिए हैप्ट लगेगा, 7 के लिए क्या लगेगा हैप्ट। 8 के लिए ओक्ट लगेगा, 9 के लिए नॉन लगेगा और 10 के लिए डैक लगेगा। क्या लगेगा 10 के लिए डैक। कैसे याद करेंगे, मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स, मेथ एथ प्रोप, मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स, हैप्ट ओक्ट नॉन, हेप्ट ओक्ट नॉन, हेप्ट ओक्ट नॉन, 10वें पे आता है डैक। तो क्या याद रखेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स, हेप्ट ओक्ट नॉन और 10 पे आता है डैक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स, हेप्ट ओक्ट नॉन। याद करेंगे, कैसे याद करेंगे समझेंगे। मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स, ब्यूट पेंट हैक्स, हेप्ट ओक्ट नॉन, हेप्ट ओक्ट नॉन, 10वें पे आता है डैक। कैसे याद रखेंगे देखो, और तरीके दिखाता हूं भाई। 1 को याद रखना है मेथ, 2 को याद रखना है एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट। तो देखो अब यहां से देखेंगे, 5 के लिए पेंट मतलब 5 से पैसे 5 और पैसे ही पेंट, ठीक है। 6 पे क्या होगा हैक्स होगा। ऐसे याद रख लो 6, सो 6 में क्या आता है एक्स, लास्ट में 6 एक्स आ रहा है ना भाई, तो इसमें भी क्या आएगा हैक्स आएगा। अब देखो 7 पे क्या आ जाएगा, अगर इसमें हैक्स है तो इसमें हैप्ट आ जाएगा। 8 को मतलब क्या बोलते हैं अपन, 8 को क्या बोलते हैं ओक्ट, 8 को क्या बोलेंगे ओक्ट, क्योंकि अभी जैसे अपन ने देखा था ओक्टल नंबर बोलते हैं। अष्टक संख्या बोली थी ना अभी अपन ने कि अष्टक पूर्ण नहीं कर रहा, अष्टक का मतलब है 8 और 8 का मतलब क्या बोलते हैं ओक्ट। तो 8 को क्या याद रखेंगे ओक्ट, 9 का मतलब नॉन और 10 का मतलब डैक। तो यहां से देखो, यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत 4 में मेथ एथ, अगर देखो पहला वाला है तो उसको बोलेंगे मेथ, दूसरे को बोलेंगे एथ,
तीसरे को बोलेंगे प्रोप और 4 को बोलेंगे ब्यूट। तो क्या याद रखेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नोन और 10 पे डैक। मेथ एथ प्रोप, आंख बंद करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नोन 10 पे है डैक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नोन 10 पे है डैक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नोन और 10 पे है डैक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नोन 10 पे है डैक। याद हो गया, याद हो गए मेरे भाई। तो ऐसे इसी को याद करना है, एक दो बार और सुन लेना इसको पीछे कर करके, ठीक है मेरे भाई। ये वाली सुविधा बहुत अच्छी लगती है मुझे ऑनलाइन में, ठीक है। चलो, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नोन और 10 पे आता है डैक। अब कैसे बनते हैं, ये तो हो गई अनुलग्नों की बात सर। क्या हो गई, मतलब सॉरी पूर्व लग्नों की बात हो गई। किसकी बात हो गई सर, पूर्व लग्नों की बात हो गई, ठीक है। अब लिखेंगे अपन अनुलग्न का निर्धारण। क्या लिखेंगे, अनुलग्न का निर्धारण। हेडिंग डालेंगे अगली, अगली हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे अनुलग्न का निर्धारण। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई और उसमें लिखेंगे अनुलग्न का निर्धारण। क्या लिखेंगे, अनुलग्न का निर्धारण। लिखेंगे अनुलग्न का निर्धारण, ठीक है। चलो लिखते हैं मेरे भाई, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, दिख रहा है भाई ये अनुलग्नों का निर्धारण। अब सारणी नहीं बनाऊंगा, वैसे ही बनाऊंगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा बहुत सारा अपन का। अनुलग्नों का निर्धारण, अनुलग्नों का निर्धारण, ठीक है मेरे भाई। चलो, इस अनुलग्नों के निर्धारण में क्या करना है ये समझेंगे अपन, ठीक है। अनुलग्नों का निर्धारण, अनुलग्नों के निर्धारण में लिखेंगे, लिखेंगे भाई अणु में कार्बन के मध्य आबंध का प्रकार। लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे मेरे भाई अणु में अणु में लिखेंगे अणु में कार्बन के मध्य अणु में कार्बन के मध्य चलो, अणु में कार्बन के मध्य को बहुत ही लिखेंगे अणु में कार्बन के मध्य आबंध का प्रकार। ठीक है, लिखेंगे अणु में कार्बन के मध्य आबंध का प्रकार, ठीक है। और वहां पे लिखेंगे क्या, अनुलग्न। क्या लिखेंगे, अनुलग्न लिखेंगे मेरे भाई। क्या लिखेंगे, अनुलग्न, ठीक है। चलो, चलो देखते हैं मेरे भाई। ठीक है,
ठीक है ना। अब यहीं पे बना देंगे अपन। अब देखो, अब लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, चलो अब यहाँ पे लिखेंगे एल्केन श्रेणी। क्या लिखेंगे, पहला एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी, ठीक है। क्या लिखेंगे, एल्केन श्रेणी लिखेंगे और इसमें लिखेंगे एकल बंध, ब्रैकेट में डाल लेंगे मेरे भाई इसमें एकल बंध, एकल बंध, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें किस तरीके से लिखेंगे मेरे भाई समझेंगे। जैसे कि ये कार्बन है और इस कार्बन के बीच में एकल बंध है, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई, एकल बंध है। इसको इस तरीके से और भी बढ़ा लेंगे आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अगर इसमें एकल बंध है तो अनुलग्न लगेगा हमारे पास, क्या लगेगा मेरे भाई, इसमें लगेगा एन, क्या लगेगा, एन लगेगा, एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, एन लगेगा। दूसरी बात करते हैं, ठीक है मेरे भाई, चलो एन के बाद में दूसरी श्रेणी लिखेंगे मेरे भाई एल्कीन श्रेणी। क्या लिखेंगे, एल्कीन श्रेणी लिखेंगे, एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी। इसमें लिखेंगे द्विआबंध, क्या होगा, द्विआबंध होगा मेरे भाई, क्या होगा, द्विआबंध, ठीक है। द्विआबंध में कैसे, द्विआबंध में कैसे, जैसे कि अपन बना के देखते हैं मेरे भाई। जैसे कि हमारे पास ये कार्बन था, इस कार्बन के बीच में अपन ने डबल बॉन्ड लगाया, तो इस तरीके से डबल बॉन्ड लगाया और इस तरीके से अपन ने कार्बन लगाया, ठीक है। तो इस पे किस तरीके से जुड़ेंगे, इस तरीके से जुड़ सकते हैं, हो गई ना। अब देखो, मैं यहाँ पे समझाऊंगा कुछ चीजें, उसको समझने के लिए रुकेंगे एक बार। अभी पहले अपन इसको लिख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ईन हो जाएगा मेरे भाई। जब डबल बॉन्ड होगा तो क्या बन जाएगा, ईन बन जाएगा। क्या लगेगा अनुलग्न, सर ईन लगेगा, क्या लगेगा, ईन लगेगा, क्या लगेगा मेरे भाई, ईन लगेगा, ईन, क्या लगेगा, ईन लगेगा सर, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, ईन लगेगा सर, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो तीसरा भी लिख लेते हैं भाई अपन। चलो तीसरा लिखें, तीसरा लिखेंगे मेरे भाई ईन। क्या लिखेंगे, ईन लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, ईन, मतलब एल्काइन, सॉरी आइन लिखेंगे, आइन, आइन वाली है। तीसरी क्या होगी भाई, तीसरा लिखेंगे अपन, तीसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे मेरे, एल्काइन श्रेणी। क्या लिखेंगे, एल्काइन श्रेणी लिखेंगे मेरे, क्या लिखेंगे, एल्काइन श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं त्रिआबंध के लिए लगेगा, ये त्रिआबंध के लिए लगेगा मेरे, के लिए लगेगा, त्रिआबंध के लिए लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई कि कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध होगा। कैसे, कि सर यहाँ पे इस तरीके से कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से कार्बन, और इससे एक जुड़ जाएगा और इससे भी एक जुड़ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर कैसे होगा सर, इसमें तीन बॉन्ड जुड़ जाएंगे मेरे भाई, तीन आबंध जुड़ जाएंगे, तीन आबंध जुड़ जाएंगे। तो देखो कि भाई इसकी संयोजकता 4 4, ठीक है। चलो
आगे देखते हैं मेरे भाई। चलो, तो एक कार्बन और जोड़ लेते हैं और इसको तीसरा बंद भी छोड़ो, बाद में समझो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। आयन लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? आयन। आयन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आयन। क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे मेरे भाई। इसको थोड़ा सा और लिख, आयन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो अब देखते हैं। ठीक है, क्या हो गया? आयन लिखेंगे, ठीक है ना। अब चलो, अब समझने का प्रयास करें या फिर अभी और लिखे? बताओ, पहले समझे या लिखें और बताएंगे भाई क्या करें? चलो लिखते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो लिखते क्या समझते हैं, ठीक है ना। चलो समझ लेते हैं पहले। देखो भाई, हमने बात की पूर्व लग्नों के निर्धारण की। कितना हो गया टाइम देख लेता हूँ एक बार, पता ही नहीं चला। देखो, पूर्व लग्नों के निर्धारण की बात करें तो भाई पूर्व लग्न का मतलब होता है जो पहले लगेंगे। अब पहले कैसे लगेंगे कि जैसे मेरे भाई समझेंगे, जैसे C1 अगर एक कार्बन है तो मेथ लगेगा, दो कार्बन है तो एथ लगेगा, तीन कार्बन है तो प्रोप लगेगा, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स लगेगा, सात के लिए हेप्ट लगेगा, आठ के लिए ओक्ट, नौ के लिए नो, और 10 के लिए क्या लगेगा मेरे भाई? डेक लगेगा, ठीक है। चलो सर, ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, समझाने का प्रयास करूंगा। पहले एक बार आगे देखते हैं। अब अनुलग्नों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अनुलग्नों की। तो जैसे समझो, एल्केन श्रेणी, इस एल्केन श्रेणी में क्या होगा? एकल बंध होगा मेरे भाई। क्या होगा? एकल बंध। अगर सभी कार अभी पूरी की पूरी अगर हमारे पास कोई यौगिक है, अगर हमारे पास कोई क्या है मेरे भाई? पूरा यौगिक है, मान लो कोई यौगिक है और उस यौगिक में केवल एकल आबंध ही है, अगर एकल आबंध ही है तो हम उसमें क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। अगर किसी श्रृंखला में या किसी भी पूरी श्रेणी में, या फिर हम करें कि किसी भी यौगिक में, अगर किसी यौगिक में इस तरीके से कहीं पर भी एक भी डबल आबंध हो, अगर एक भी द्विआबंध होगा मेरे भाई, एक भी द्विआबंध होगा तो ईन लगेगा। क्या लगेगा? ईन लगेगा। तीसरी बात क्या है कि एल्काइन श्रेणी, इसमें त्रिआबंध होते हैं। अगर किसी भी यौगिक में अगर तीन आबंध है मेरे भाई, कितने आबंध है? अगर तीन आबंध है तो वहां पर क्या लगेगा? आयन लगेगा। तो अब सर आयन लगेगा, एन लगेगा, और मान लो ये तीनों ही आ गए किसी उसमें, तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि यहां पर हम क्या करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड जो त्रिआबंध है, जो त्रिआबंध है उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि समझेंगे यहां पे त्रिआबंध है मेरे भाई, त्रिआबंध को महत्व देंगे। कैसे महत्व देंगे? कि मान लो एक ऐसा यौगिक आ गया जिसमें एकल बंध भी है, द्विआबंध भी है और त्रिआबंध भी है। जैसे तुम बोलोगे सर इसमें तो एकल बंध भी तो है, ये एक रहा, ये एक रहा, ये एक रहा, ये एक रहा, इसमें भी आपने एक बनाया है, तो इसको एल्केन क्यों नहीं बोल रहे? दूसरी बात कि सर आपने ये बोला था कि जिसमें दो होगा उसको एल्कीन बोलेंगे, लेकिन आप तो ये बताओ कि इसमें एक भी तो आ रहा है, सिंगल बॉन्ड भी तो आ रहा है, एल्केन क्यों नहीं बोल रहे? तो भैया आईयूपीएसी के निर्धारण के द्वारा, आईयूपीएसी के द्वारा ये चीज तय की गई कि हम क्या करेंगे कि जो भी ज्यादा बॉन्ड होंगे, ज्यादा जो आबंध होंगे उनको महत्व देंगे। क्या देंगे? उनको महत्व देंगे। मतलब कि जब इनका नामकरण किया जाएगा तो नामकरण में जो भी ज्यादा बंद होंगे उनको महत्व देंगे मेरे भाई। क्या करेंगे? उनको महत्व देंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे अधिक महत्व किसको देंगे? त्रिआबंध को देंगे। दूसरे नंबर पर किसको देंगे? द्विआबंध को देंगे। और तीसरे नंबर पर किसको देंगे? एकल आबंध को देंगे। ठीक है, जैसे समझो अब इसमें कैसे बनता है इसको, चलो उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। चलो उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। जैसे समझो, जैसे मैंने तुमसे कहा कि ये हमारे पास एक यौगिक है, जैसे समझो ये एक, चार, ठीक है, ये एक 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 एक, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, इस तरीके से ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया और ये भी जुड़ गया। ठीक है मेरे भाई। अब देखो
एक चीज तो क्या समझनी है कि हमेशा कार्बन की संयोजकता 4 ही रखनी है। ऐसा नहीं है कि तुम इसमें एक ऐसे और जोड़ दो और एक ऐसे और जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। कार्बन की संयोजकता 4 ही होनी चाहिए। अगर तुम यहां पर देखोगे तो कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 5 6 हो गई, जो कि गलत है, जो कि क्या है मेरे भाई, गलत है। तो सर क्या करें, कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? तो मेरे भाई कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी होती है मेरे भाई? कार्बन की संयोजकता होती है 4। ठीक है, अब देखो क्या कार्बन की संयोजकता 4 है क्या? क्या तुम बोलोगे कि सर क्या हर कार्बन की, प्रत्येक जो भी कार्बन इसमें आए हैं, क्या प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 ही होगी क्या? मैं बोलूंगा हाँ भाई संयोजकता 4 ही होगी। कैसे? देखो इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 और 4। ठीक है, दूसरी बात इस कार्बन की बात, ये तो इस कार्बन की बात हो गई। अब इस कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन की देखेंगे अपन, क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे, देखेंगे मेरे भाई क्या हो जाएगा। एक, हाँ तो देखो मेरे भाई, देखो ये 1 ये 2 ये 3 और एक इसको भी काउंट करेंगे अपन, इसको भी क्या करेंगे, काउंट। काउंट का मतलब इसको भी गिनेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके साथ था तो सर हमने तो इसके साथ ही गिना है, इसको क्यों गिनेंगे? बेटा ये भी गिना जाएगा। ठीक है, अगले में क्या होगा, ये इस तरीके से कार्बन है तो देखो 1 2 3 और ये 4, इसको भी काउंट करेंगे। इसी तरीके से इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 और ये 4 हो गए 4। तुम बोलोगे हाँ सर, तो कार्बन की संयोजकता हर स्थिति में 4 ही रहने वाली है, वो परिवर्तित नहीं होगी। कार्बन की संयोजकता कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी। अब चलो इसका नामकरण करके देखते हैं अपन ने, अनुलग्न और पूर्व लग्न से। अनुलग्न और पूर्व लग्न का प्रयोग करके देखते हैं। देखो भाई कम समझ लेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे। मैं पहले बता रहा हूं ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, पता नहीं इसमें कितने दिन लगेंगे, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें एक एक चीज सिखाने वाला हूं, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, और हाँ भाई देखो मेरी एग्जाम है, तो थोड़ा सा अगर कोई 1-2 क्लास डिस्टर्ब हो तो उसमें मैं, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूं, बाकी होगी नहीं, क्योंकि मैं इस चीज के लिए पहले से ही रेडी रहता हूं। ठीक है ना, क्लास अपनी होनी ही होनी है। ठीक है ना, चलो बाकी नहीं होती है तो मैं बता रहा हूं कि अगर नहीं हुई तो ये समझ लेना भाई एग्जाम है, थोड़ा सा तो कुछ लोड प्रेशर होगा दिमाग पे। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आगे क्या देखेंगे मेरे भाई, जैसे मैं इसको बनाना सिखा रहा था तुम्हें, इसको बनाना सिखा रहा था, जैसे कि मान लो इस तरीके से मैंने ये चीज बनाई है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्या हाइड्रोजन ही जुड़ेगा क्या? मेरे भाई हाइड्रोजन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये तो क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के लिए पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन के लिए। इसमें क्लोरीन भी जुड़ेगा, ब्रोमीन भी जुड़ेगा, आयोडीन भी जुड़ेगा। वो कहाँ से होंगे? वो अलग पूर्व लग्न है। वो क्या है? अलग पूर्व लग्न है, जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी पहले आप इतना पढ़ेंगे। इतना क्या पढ़ेंगे कि जैसे ये इसने ये दे दिया, इसका पूछेगा कि इसका नामकरण कीजिए, इसका क्या कीजिए, नामकरण। ये इस तरीके से प्रश्न आ जाएगा, मान लो 1 नंबर में। कितने नंबर में? 1 नंबर। गुरुजी 1 नंबर में इतना बड़ो सो, अरे नालायक को बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं है। देखो अपन क्या करते हैं, पूर्व लग्न और अनुलग्नों को जोड़कर, पूर्व लग्न और अनुलग्नों को जोड़कर क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? नामकरण। देखो एक एक चीज समझते चलेंगे, लास्ट तक आते आते अपन इतना कंफ्यूज हो जाएंगे जिसमें मुझे भी नहीं पता रहेगा, तुम्हें भी नहीं पता रहेगा ना, ऐसी हालत हो जाएगी कि अब करना क्या है। तो ध्यान से समझते जाएंगे कि पूर्व लग्नों को और अनुलग्नों को जोड़कर ही तो क्या करते थे अपन, नामकरण। भाई नामकरण कैसे होता था? तुम बोलोगे सर पूर्व लग्न होते थे, ठीक है, पूर्व लग्न होते थे और उसमें क्या जोड़ते थे अपन, अनुलग्न जोड़ते थे, और इन दोनों को जोड़कर ही अपना क्या बनता था, अनुलग्न। ठीक है ना, अनुलग्न। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर ही तो हमारे पास क्या बन रहा था, इन दोनों को जोड़कर ही हमारा क्या हो रहा था, नामकरण हो रहा था सर। अब देखो पूर्व लग्न के लिए बात की अपन ने, किसके लिए बात की, पूर्व लग्न के लिए। तो पूर्व लग्न कैसे लिखा जाता है? तुम बोलोगे सर किसी भी अणु में। अब अपने पास अणु कौन सा है? तुम बोलोगे सर अणु जो है वो अपने पास ये है। कौन सा है अणु? अणु सर ये है अपने पास, ये अणु है, ये पूरा का पूरा क्या है, अणु है। ठीक है, अब इस अणु की बात करूं मैं, तो इस अणु में मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा पूर्व लग्न के लिए। देखो पूर्व लग्न के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन की संख्या गिननी पड़ेगी, जो कि मैंने तुम्हें यहां पे बताई है। देखो भाई पूर्व लग्न के लिए मैंने ये बताई थी तुम्हें। देखो पूर्व लग्न क्या होते हैं, देखो पूर्व लग्न जो आगे जुड़ते हैं, तो आगे जुड़ेंगे। और दूसरी बात क्या लिखाई थी मैंने, देखो पूर्व लग्न लिखा जाता है, देखो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कि कितने कार्बन है उसके आधार पर तो क्या लिखा जाएगा, पूर्व लग्न लिखा जाएगा। और पूर्व लग्न कौन से होते हैं सर, ये पूर्व लग्न है। पूर्व लग्न कौन से होंगे,
सर ये पूर्व लग्न है, ये क्या है, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब ये कार्बन की संख्या के आधार पर ये पूर्व लग्न लिखे जाएंगे। ठीक है सर। अनुलग्न क्या होंगे, जो आबंधों की संख्या के आधार पर लिखे जाएंगे। ठीक है सर। अब आगे बताओ क्या बात है जो। अब तो देखो मेरे भाई, मैं इसका नामकरण चाहता हूं, इसका नामकरण करो। सीख गए, समझ लो तुम। अब देखो भाई, यहां पे मैं तुमसे कहूं कि इसका नामकरण करना है तो सबसे पहले पूर्व लग्न के लिए क्या करना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर कार्बन की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी कि कार्बन कितने हैं। ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम बोलोगे सर बॉन्ड ज्ञात करने पड़ेंगे, मतलब आबंधों की संख्या देखनी पड़ेगी। किसकी बात देखनी पड़ेगी, आबंध की संख्या देखनी पड़ेगी। देखो भाई, कल की क्लास भी इसी को समझाने में जाने वाली है मेरी, पहले बता रहा हूं। ठीक है ना। इसको अच्छे से समझेंगे, मैं टाइम ले रहा हूं और इसको समझा रहा हूं, इसका मतलब है कि इसमें कुछ है। ठीक है। चलो, क्योंकि मैं एक भी नंबर कटाने में तुम्हारे मतलब उसके लिए मैं सहमत नहीं हूं कि तुम इसको छोड़ दो और इसके नंबर कटवा दो। नहीं, कैसा भी आए अपन को इसकी झूठ मार लेनी, मतलब इसको झूठ मार देनी है इसको। ठीक है ना। देखो, झूठ मार देने का मतलब इसको मतलब पछाड़ पछाड़ के मारना है। देखो समझेंगे। अब कार्बन की संख्या देखेंगे मेरे भाई, 1 कार्बन, 2 कार्बन और मेरे भाई 3 कार्बन। हो गए 3 कार्बन। अच्छा, 3 कार्बन के लिए अपन क्या बोल रहे थे, तुम बोलोगे सर 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप बोल रहे थे। अच्छा देखो, 1 कार्बन था तो मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ और 3 के लिए क्या बोल रहे थे, प्रोप बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, प्रोप। ठीक है। चलो ठीक है मेरे भाई। तो देखो, अब बताओ कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3। और 3 कार्बन के लिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रोप लिख रहे हैं मेरे भाई। इधर लिख देता हूं ऊपर, प्रोप लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं मेरे भाई, प्रोप लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, प्रोप। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात है सर अनुलग्न की। पूर्व लग्न तो ढूंढ लिया अपन ने, लेकिन अभी हमको अनुलग्न की जरूरत और पड़ेगी। तो मेरे भाई जब अनुलग्न की जरूरत पड़ेगी तो मुझे ये बताओ, देखो कल प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इसकी दबा के, और तुम्हें मेहनत करके आनी है, इसको पढ़ के आना है। ठीक है ना। देखो मतलब सोमवार को। ठीक है। तो देखो अनुलग्न में क्या होंगे, बॉन्ड होंगे मेरे भाई। क्या होंगे अनुलग्न में, बॉन्ड। तो बॉन्ड गिनेंगे, बॉन्ड का मतलब आबंध गिनेंगे। तो देखो भाई आबंध गिनेंगे। आबंध मतलब आबंध, आबंध का प्रकार देखेंगे, आबंध गिनेंगे नहीं, आबंध नहीं गिनेंगे, आबंध का प्रकार देखेंगे। आबंध का प्रकार, आबंध का प्रकार मतलब एकल बंध है, द्विआबंध है, त्रिआबंध है। तो देखेंगे क्या यहाँ पे डबल आबंध है, क्या क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्या नहीं सर एक ही है। यहाँ पे एक 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 एक। तो क्या लगेगा भाई, हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर आबंध की बात करें और एक ही आबंध है तो एन लगेगा मेरे भाई। क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई, एन लगेगा। अगर एन लगेगा तो बताओ इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रोप प्लस में एन। और तुमने संधि वंधि तो थोड़ी सी पढ़ी है, और थोड़ी सी पढ़ी है मतलब संधि विच्छेद विच्छेद वगैरह। तो अब ये हो जाएगा मेरे भाई प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ सर ठीक है समझ में आया। भाई समझ में नहीं आया तो बताएंगे, मुझे बताएंगे। देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले नामकरण के बारे में, इसका नामकरण चाहिए था। तो नामकरण के लिए हमको पूर्व लगन चाहिए और अनुलग्न चाहिए। अब पूर्व लगन कैसे ज्ञात करेंगे भाई, कार्बन की संख्या देखेंगे। कार्बन की जब संख्या देखेंगे तो हमने देखा 1 2 और 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप बोलते हैं। तो 3 कार्बन को प्रोप बोलेंगे। बॉन्ड कितने हैं अपने पास, सर बॉन्ड तो यहां पर एक एक ही है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन बोलेंगे, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है कि इसमें, तुम बोलोगे नहीं सर। चलो एक उदाहरण और लेता हूं, एक उदाहरण और लेता हूं। इसको मिटा दूं भाई, देखो इसको तो मिटा रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो मैं मिटा रहा हूं। चलो देखो मेरे भाई, अब मैं एक उदाहरण और ले रहा हूं जिसको कि तुम्हारी जान पहचान का है, ये जान पहचान का है। देखो इसका नामकरण कैसे होगा, जैसे ये हो गया। अब ये तुम्हें पता है, ये तो सीधा पता है तुम्हें कि सर ये तो मेथेन है। क्या है, मेथेन। लेकिन ये मेथेन बना कैसे, लेकिन ये मेथेन बना कैसे। तो भाई नामकरण के लिए हमको क्या चाहिए, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, एक। और एक कार्बन के लिए अपन क्या बोलते हैं सर, मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ। अच्छा एकल बंध है द्विआबंध है, तुम बोलोगे सर एकल आबंध है, इसके लिए इसको एन बोलेंगे। और जब ये मेथ और एन जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे भाई मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। चलो ऐसे करता हूं, मैं तुम्हें बनाने के लिए देता हूं और तुम बनाओगे घर पे। ठीक है ना। चलो और कमेंट कर करके बताओगे लाइन वाइज से, मैं लिख रहा हूं। ठीक है ना। चलो पहला लिखेंगे, देखो पहला मैंने लिख दिया इस तरीके से। अभी सिंगल बॉन्ड वाले ही दे रहा हूं मैं तुम्हें।
सिंगल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं अपन, बना के लाने हैं भाई, इनको प्रैक्टिस करनी है इनकी। मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा, ना लायक होकर दूंगा नहीं थप्पड़, जिस दिन मिल गए उस दिन कूट दूंगा मैं तुम्हें। आई एम द गुंडी, गुंडा क्या है वो, हाँ पुलिस वाला गुंडा अलग, पिक्चर चलती है कि नालायक वैसे ही, ठीक है। दो हो गया। तीसरा देखेंगे, चलो मैं इनको ब्रैकेट में वैसे बंद कर देता हूँ, शेप में लो कुछ मोग तो पता ही कौन चले कहाँ से काई छो। ठीक है ना। चलो तीसरा लिखेंगे, देखो तीसरा लिखेंगे, तीसरा तीसरा लिखेंगे, देखो तीसरा लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तीन हो गए, चलो दो और लिख लेते हैं। दो जिसको जिसको जिससे बन जाए वो बना लेंगे, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो चौथा लिख रहा हूं मैं, नहीं बने तो कोई बात नहीं है। कलेश मत करना, जिससे बन जाए वो बना लेगा, ठीक है। नहीं बने तो कोई बात नहीं, अपन कराएंगे नेक्स्ट डे, मतलब जब भी होगा। पांचवा देखेंगे अब, जो बना लेगा वो कमेंट करेगा मेरे भाई, मैं कमेंट में ही देखूंगा, ठीक है ना। मैं कमेंट में ही देखूंगा, कमेंट में लिख देंगे कोई है जो, ठीक है ना। कमेंट करेंगे भाई सभी और मुझे बताएंगे, कमेंट में कर देंगे सर इसका नाम ये होगा। ये लो मेरे भाई, ठीक है। चलो लिखेंगे, पांचों के पांचों उतार लेंगे मेरे भैया ना। और इन पांचों में तुम्हें क्या बताना है, इन पांचों में तुम्हें बताना है कि क्या बताओगे, इसमें तुम बताओगे कि मतलब क्या क्या इनके नाम का नाम है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। क्या क्या इनके नाम है, ठीक है। चलो कैसे अब कैसे लिखोगे सर, हिंदी में तो टाइपिंग ही नहीं होगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई बताओ। अरे नालायक हो, बताओ क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हें, देखता हूँ एक बार टाइम कितना हो गया, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं। 1 घंटे 3 मिनट, चलो 1 घंटे 3 मिनट हो चुके, चलो कोई बात नहीं। तुम इनको देखोगे भाई, इनको बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है ना। अब बनाने का प्रयास करोगे, उसके अलावा आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। चलो और देखता हूं मैं, कुछ और तरीका है तो मेरे पास।
और कुछ सरल बनाने का प्रयास कर सकते हैं तो चलो भाई, कुछ और चीज रह रही है, वो कल परसों लिखाएंगे। अभी तुम इनका नाम लिखोगे, ठीक है ना? कुछ भी नहीं तो इंग्लिश में ही लिख दोगे भाई। कैसे कैसे लिख लोगे? जैसे एन में तो है ना, एन में तो ए एन ही लिख देना अभी तो, ठीक है। इन में ई एन ही लिख देना, और आइन में तुम ऐसे कर देना, आई एन ही कर देना अभी तो ये कर देना, ठीक है ना? अभी मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये एन इन आइन क्या होते हैं, पहले तुम आइन, चलो अभी तो तुम ऐसे कर देना। मैं दे 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ क्या होता है। इंग्लिश में मुझे कम समझ में आता है मेरे भाई। हालांकि इसमें तो है ही नहीं कुछ। चलो कोई नहीं, बाद में करेंगे अपन। तुम तो इस बस को ओनली लिख देना, तुम जो भी बने, जैसे भी बने वैसे लिख देना, फिर देखता हूं मैं क्या रहता है। हाँ देखो, एन का तो यही होता है, ए एन ई, ठीक है ना? इसका नालायक कौन दिखा नहीं। हाँ हाँ। इन का भी सही हो गया। आइन का वाई एन ही होता है भाई, ये वाई एन ही होता है, ठीक है ना? एन इन और आइन, तो इसको यहीं पे लिख देता हूँ। चलो भाई, थोड़ा सा देर लेट तो हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें लिख देता हूँ एन इन और आइन, ठीक है। तो इसमें भी लिख देता हूँ मैं, इसमें कुछ गड़बड़ी ना हो जाए बस। चलो मेथ एथ ट्रोप ब्यूट पैंट एक्स एप्ट, दिख रहा है ना भाई? ये तो ओक्ट नॉन और डेक, ठीक है मेरे भाई। अब तुम ये कर देना बस। अब तुम इनमें इंग्लिश में लिख दोगे ना, अब तो भाई मैथ को ये लिखेंगे तो अब इसमें जोड़ जोड़ के लिख दोगे, ठीक है? बस भाई आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। कल अपन आएंगे, कल इसकी दमदार बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे इसकी, दबा दबा कर, ठीक है मेरे भाई? आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल।